प्रिय विद्यार्थियों, आप मुझे BR एकेडमी की ओर से सुन रहे हैं और मेरा नाम वीरेंद्र रघुवंशी है। आज का हमारा विषय है कोशिका का अध्ययन। हम प्लांट और एनिमल सेल दोनों का ही अध्ययन आज अपने विषय के अंदर करेंगे। पहले तो हम समझें कि कोशिका होती क्या है। मनुष्य का शरीर सामान्यतः पूरी तरह से एमिनो एसिड से ही बना माना जाता है और इन्हीं एमिनो एसिड से जिन संरचनाओं का सबसे शुरुआती विकास हुआ उन्हें ही कोशिका कहा जाता है। ये बात बहुत पुरानी है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने माइक्रोग्राफिया नाम की अपनी पुस्तक में कोशिका का पहला अध्ययन प्रस्तुत किया था। हालांकि ये बात अलग है कि ल्यूवन हॉक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखने में सफलता प्राप्त की। लेकिन आज जिस कोशिका का अध्ययन हम करते हैं उसकी सेल थ्योरी स्लाइडन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कोशिका के विकास के आधार पर सामान्यतः उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। जब पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो उस समय शुरुआती जो कोशिकाएं थीं उन कोशिकाओं की संरचनाएं पूरी तरह से विकसित नहीं थीं। मतलब अगर हम ये कहें कि उनका जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है वो पूरी तरह से विकसित नहीं था। तो उस समय जो शुरुआती कोशिकाएं विकसित हुईं उन्हें प्रीओकरोटिक सेल या प्रीओकरोटिक कोशिकाओं के नाम से जाना गया। इन कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन कोशिकाओं में केंद्रक या तो होता नहीं था या पूरी तरह से विकसित नहीं होता था और इनमें गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं एक ही होता था। आज भी इस तरह की कोशिकाएं बैक्टीरिया या हम कहें जीवाणुओं में देखने को मिलती हैं। वहीं धीरे धीरे जब कोशिका ने अपने केंद्रक को या न्यूक्लियस को पूरी तरह से विकसित कर लिया तो ऐसी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाम से जानी जाने लगीं। इन कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये होती थी कि ये कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित केंद्रक वाली होती थी और इनके केंद्रक में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की संख्या एक से अधिक हुआ करती थी। उदाहरण के लिए अगर हम मनुष्यों के शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 है। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा पहली बार कोशिका के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की गई। हालांकि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी तरह से प्रस्तुत किया। आज का जो हमारा विषय है इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कोशिका का जो विकास होता है और कोशिका की जो संरचना होती है उसके अंदर मूल कौन से भाग होते हैं और किस तरह से हम उसे विभाजित कर पाते हैं। हमने अभी ये बात तो कर ली है कि कोशिका के दो रूप होते हैं, एक प्रीओकरोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब हम ये बात करेंगे कि कोशिका को हम और किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। सामान्यतः कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्लांट और एनिमल, यानी कि जंतु कोशिकाएं एवं पादप कोशिकाएं। दोनों कोशिकाओं की संरचनाओं में कुछ बुनियादी अंतर देखने को मिलते हैं जिससे ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। हम दोनों ही कोशिकाओं की कुछ बुनियादी संरचनाओं के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कोशिकाएं एक दूसरे से कैसे अलग होती हैं। नंबर 1, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो जो प्लांट सेल होती है या पादप कोशिका होती है वह चारों ओर से एक सेल वॉल या कोशिका भित्ति से घिरी हुई होती है। यानी इसे पूरी तरीके से सेल वॉल से एक प्रोटेक्शन मिलता है, हम ये कह सकते हैं। और ये सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। सामान्यतः कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से ना बनकर काइटिन से बनी होती है। उदाहरण के लिए अगर हम कवक या फंगस की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है और काइटिन से बनी होने के कारण ही ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाती। हाँ, सेलुलोज से बनी है तो उसमें क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट मिलेगा और वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाएगी। लेकिन ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो पहला अंतर तो हमें ये मिला कि कहीं ना कहीं जंतु कोशिकाओं में हमें एक सेल वॉल नहीं मिल रही है जबकि प्लांट कोशिकाओं में हमको एक सेल वॉल मिल रही है। दूसरा, अगर हम अंतर देखने की कोशिश करें तो जहां प्लांट सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता वहीं जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। एक्चुअली लाइसोसोम एक झिल्ली नुमा संरचना होती है और इसका मुख्य कार्य
कमज़ोर या कोशिका के खराब होने पर उसे नष्ट करना होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिका को डाइजेस्ट करने का भी काम करती है। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। सेलुलोज में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइम की सहायता से ही ये खराब, मृत या कमज़ोर कोशिकाओं को डाइजेस्ट करती है। लेकिन ये सेलुलोज प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में दूसरा अंतर हमको क्या मिला कि यहाँ प्लांट सेल में सेलुलोज लाइसोसोम नहीं है, जबकि एनिमल सेल में जो है वो लाइसोसोम है। तीसरा अंतर अगर हम देखें तो सेंट्रोसोम नाम की एक संरचना होती है। इस सेंट्रोसोम का जो मेन कारण होता है वो केवल और केवल सेल डिवीजन में सहायता करना होता है। हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो इसे तारक काय के नाम से जाना जाता है। ये सेंट्रोसोम कोशिका को दो हिस्सों में विभाजित कर सकता है, अर्धसूत्री या समसूत्री। अगर हम बात करें मिटोसिस या मेयोसिस तरह के जो विभाजन, जो कि हम अगले हमारे लेक्चर में बात करेंगे कोशिका के विभाजन पर। तो ये जो सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम केवल और केवल हमको देखने को मिलेगा एनिमल सेल में। प्लांट सेल में ये सेंट्रोसोम हमको देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर इसी तरह हम आगे की ओर बात करें तो कोशिकाओं के अंदर कुछ पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, हिंदी में बोलें तो वर्णक। जैसे अगर अपन बात करें प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के अंदर हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट कुछ हद तक अगर हम देखें तो कोशिका को एक संरचना देने में तो सहायता करता ही है, इसके साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण में भी सहायता करता है। इसीलिए ही प्लांट्स को सामान्यतः प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक कहा जाता है और फूड चेन की प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो इस तरह अगर हम बुनियादी रूप से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर कुछ खास हिस्सों से हम दो कोशिकाओं में अंतर देख सकते हैं। नंबर 1 हमने देखा कि सेल वॉल, ये केवल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। नंबर 2 हमने देखा लाइसोसोम, ये केवल ठीक एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। नंबर 3 हमने देखा सेंट्रोसोम, ये केवल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। वहीं चौथे नंबर पे हमने देखा क्लोरोप्लास्ट, ये केवल और केवल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं। इस तरह से हमने एक कोशिका को 4 संरचनाओं में विभाजित कर कर ठीक उसके ऊपर चर्चा करी। अब कोशिका में कुछ बहुत सारे छोटे छोटे से ऑर्गन भी होते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं एक एक के ऊपर। जैसे अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो कोशिका का जो पहला हिस्सा होता है उसे हम आम भाषा में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह भाग होता है जो पूरी कोशिका के लिए ऊर्जा को अपने पास संरक्षित करने का कार्य करता है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम सभी पाए जाते हैं और इसकी खासियत होती है कि ये सेल्फ रिप्रोडक्ट हो सकता है। इसकी खासियत होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी अगर हम हिंदी में बोलें तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के अणुओं के रूप में अपनी ऊर्जा को स्थिर करके रखता है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाने लगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि जब भी कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होती है या सेल डिवीजन की आवश्यकता के समय एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये एटीपी के फॉर्म में जो ऊर्जा संरक्षित है, इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो हमने लेक्चर की शुरुआत करी थी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें ये पाया नहीं जाता। इसी तरह अगर हम दूसरे हिस्से की ओर बात करें, इस विषय में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं 9893013543 नंबर के ऊपर, या BR एकेडमी MP नगर में भी आप संपर्क करके हमसे इस विषय पर और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरे विषय के लिए हम बात करें राइबोसोम। एक्चुअली राइबोसोम कोशिका के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। पैलेड नाम के वैज्ञानिक ने इस राइबोसोम की खोज करी थी। राइबोसोम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है
कि ये सेल डिवीजन में सहायता करता है, और इस सेल डिवीजन में इसे सहायता करता है एक आरएनए जिसे हम आरआरएनए के नाम से जानते हैं, राइबोसोमल आरएनए। ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है और प्रोटीन संश्लेषण की सहायता से ठीक आरएनए और प्रोटीन को बनाकर ये हमारे सेल या कोशिका का विभाजन करता है। इसी कारण इसका नाम प्रोटीन फैक्ट्री भी पड़ गया। कई लोग इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम के बाद अगर हम बात करें, जो तीसरा हिस्सा है सेल का, उसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियस। एक्चुअली न्यूक्लियस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, केंद्रक। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि न्यूक्लियस कोशिका के अंदर केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं। और अगर प्रोकैरियोटिक में होगा तो पूरी तरीके से विकसित न्यूक्लियस नहीं होगा। ये बात है सन 1831 की, जब रॉबर्ट ब्राउन ने इस केंद्रक की खोज की थी। एक्चुअली न्यूक्लियस एक खास तरह की झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमेटिक नेटवर्क यानी कि गुणसूत्रीय संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं क्रोमेटिक नेटवर्क्स के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इन क्रोमोसोम के अंदर एक जेनेटिक कोड होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए की संरचना में ही हमारे पूरे शरीर या हमारी पूरी संरचना छुपी होती है। ये जेनेटिक कोड जो डीएनए के पास है, यही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमारी संरचनाओं को लेकर चलता है। हालांकि इस डीएनए में 4 तरह के ठीक मूल, 2 बेस के आधार पर 4 तरह की मूल संरचनाएं होती। पहला प्यूरिन बेस जो होता है उसमें एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। दूसरा, जिसे हम पिरिमिडिन के नाम से जानते हैं, इसमें थायमिन और साइटोसिन होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 2 तरह के बेस, जिसमें पहला प्यूरिन था जिसमें हमने अभी बात करी एडेनिन और ग्वानिन की, दूसरा पिरिमिडिन था जिसमें हमने बात करी थायमिन और साइटोसिन। इन 2 बेस में इन 4 तरह की संरचनाओं से हमारा डीएनए बनता है, और इसके बनने के दौरान ये द्विगुणितीय संरचना में तैयार होता है। इसलिए डीएनए को हम डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। ठीक, डॉक्टर वॉटसन और क्रिक के द्वारा इस डबल हेलिक्स मॉडल की पहली बार पहचान की गई, और उनके इस डबल हेलिक्स मॉडल के पहचान के लिए ही उन्हें बाद में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। अगर हम डीएनए को हम आरएनए से तुलना करें तो हम उसमें एक अंतर भी देख सकते हैं। जहां डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, वहीं आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए की खासियत है कि ये हमारे क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर होगा, जबकि आरएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, ये न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। जो डीएनए के 4 बेस, हमने 2 बेस देखे थे जिसमें हमने इन बेसों को एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन से बना हुआ देखा था, वहीं आरएनए में केवल अंतर इतना होता है कि जहां डीएनए में थायमिन होता है वहां आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल ले लेता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आरएनए में क्या होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, यूरेसिल होगा और साइटोसिन होगा, यानी थायमिन यहां से क्या हो चुका है, हट चुका है। तो डीएनए और आरएनए, डीएनए में जेनेटिक कोड है, जबकि आरएनए उस इंफॉर्मेशन को ठीक राइबोसोम तक ले जाता है और राइबोसोम सेल डिवीजन करने में उसका उपयोग करता है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस न्यूक्लियस से ही, जो ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से ही हमारा ठीक जेनेटिक कोड तैयार होता है। ठीक, भविष्य में हमारे जन्म के बाद हम पुरुष होंगे या मादा होंगे, या हमारी संरचना किस तरह की होगी, इस सब के लिए कहीं ना कहीं इस जेनेटिक कोड को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि क्रोमेटिक नेट या क्रोमेटिक जाल के रूप में बना हुआ होता है। अगर हम डीएनए संरचनाओं से संबंधित बात यहाँ कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि ये जो डीएनए की संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं में अगर कहीं कोई ठीक परिवर्तन कर दिया जाए तो हम संभवतः किसी नई किस्म को या प्रजाति का भी विकास कर सकते हैं, जिसे सामान्यतः जेनेटिकली मॉडिफाई या जीएम के नाम से जाना जाता है। आज
जंतुओं पर तो इस तरह के रिसर्च वर्क कम हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें तो प्लांट किंगडम में जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो इस तरह एक आज हमारे दो विषय के ऊपर यहाँ चर्चा हुई। इसी में सेल स्ट्रक्चर के ऊपर अगली चर्चा हम आगे करेंगे।